आज मैं आपको जो कहानियां सुनाने वाला हूं वो सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सच्ची घटनाएं हैं। और ये सभी घटनाएं करीब 2005 के दौरान एक नई नई बनी सोसाइटी के इलाके में हो रही थी। आज मैं वहां नहीं रहता, पता नहीं वो सोसाइटी अभी है भी या नहीं, क्योंकि उसके आसपास अब बहुत सारी बिल्डिंगें बन चुकी है। लेकिन उस वक्त जो भी हुआ था वो बहुत भयानक था। उनमें से पहली घटना कुछ इस तरह है। उस दिन रात के 11:30 बज रहे थे। बदलापुर रोड पर उस नई 3 मंजिला बिल्डिंग के कैंपस में करीबन 20 से 25 लोग जमा थे। बिल्डिंग नई थी, 6-7 महीने पहले ही काम पूरा हुआ था और लोग धीरे धीरे वहां रहने के लिए आ रहे थे। उस दिन किसी के घर में पूजा थी। पूजा वगैरह सब दोपहर को ही पूरी हुई और ज्यादातर लोग रात में घर आते हैं, इसलिए रात को खाना रखा गया था। मेहमान आकर कब के चले गए थे और सोसाइटी के ही कुछ नए रहने आए लोग उनके यहां खाने पर रुके थे। खाने का इंतजाम नीचे पैसेज में ही किया गया था। बिल्डिंग के कैंपस में एक छोटा सा स्टेज बनवाया गया था, बांस और तिरपाल का। सामने 30-32 कुर्सियां बिछी थी, जिनमें से लगभग सभी भरी थी। एक ऊंचे खंभे पर हैलोजन की लाइट लगी थी। उसकी तेज पीली रोशनी कुर्सियों पर फैल रही थी, लेकिन एक तरफ के कोने में घना अंधेरा था। मेरा नाम प्रतिमेश राणे है, मैं पेशे से वकील हूं। वहीं उस बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर मेरा फ्लैट था, फ्लैट नंबर 304। मैं उस वक्त स्टेज के पास खड़ा था, हाथ में पानी का गिलास था। वहीं सामने बिल्डिंग में रहने वाले लोगों की गपशप चल रही थी और विषय था सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन और वॉचमैन का। अब वहां की असली स्थिति यह थी कि बिल्डिंग के एक तरफ होने की वजह से लोगों को वहां कमरे बहुत सस्ते में मिल गए थे, और दूसरी बात यह भी थी कि बिल्डिंग के पास ही जंगल था, सुनसान जगह, इसलिए वॉचमैन नहीं मिल रहा था। रात को अकेले वहां बैठने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। वॉचमैन तो दूर, वहां रात होते ही इतना सन्नाटा छा जाता था कि लोग रात 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। खैर 10 बजे डिनर हुआ, उसके बाद भी बातचीत चलती रही। नए नए मुद्दे निकले। लोग इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि सोसाइटी बहुत ही डरावनी लगती है। इतनी शांति हो जाती है कि रात को बाहर से जरा भी आवाज आए तो डर लगता है। और उस वक्त रात के शायद 11 बज रहे थे। तभी हैलोजन लाइट ने अपनी आखिरी सांस ली और पूरा कैंपस अंधेरे में डूब गया। हैलोजन की लाइट जलकर बुझ गई। एक पल के लिए शांति छा गई। वहां खड़े सब लोग थोड़े सकपका गए। फिर एक एक कर आवाजें आई, अरे क्या हुआ, लाइट चली गई क्या? किसी ने तब मोबाइल की टॉर्च जलाई, फिर दूसरे ने। फिर से हंसी मजाक शुरू हो गया, नई बिल्डिंग है, अरे लोड शेडिंग होगी। तब किसी ने कहा कि लाइट जल गई है। लोग एक दूसरे से फिर से बातें करने लगे, लेकिन तभी कोई औरत चीखती हुई दौड़कर आई। क्या हुआ यह समझने में थोड़ा वक्त लगा। बाकी लोग और वहां मौजूद औरतें भी डर गई। एक औरत टॉर्च की रोशनी में आई और डर के मारे थर-थर कांपते हुए कहने लगी, वो औरत नहीं है, वो औरत नहीं है। हम में से किसी को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही थी। कुछ लोगों ने उसे शांत कराया, एक कुर्सी पर बिठाया और तब पता चला कि उनका नाम सुनीता था। खाना खाने के बाद वो वहीं एक तरफ टहल रही थी। हैलोजन लाइट के नीचे वाले उस गहरे अंधेरे में कुर्सी की आखिरी लाइन के बाद जो थोड़ी खाली जगह थी, सुनीता ताई उसी जगह पर अकेली टहल रही थी। असल में तब वो अकेली नहीं थी, वो और उनके पति दोनों एक साथ टहल रहे थे। पर उनके पति कुछ देर बाद हमारे पास आ गए और बातों में लग गए थे। टहलते हुए वो थोड़ी थक गई तो वो वही आखिरी कुर्सी पर बैठ गई। उनके बगल वाली कुर्सियां खाली थी, उसकी आगे की भी 4 कुर्सियां खाली थी। बाकी सब आगे एक साथ खड़े थे। अंधेरे में सुनीता ताई शायद बोर हो रही थी और इसलिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उन्हें महसूस हुआ कुर्सी के पास हल्की सी हलचल हुई है।
उन्होंने आंखें खोली। अंधेरा तो था ही, पर उनकी दाईं तरफ 4 कुर्सियां छोड़कर कोई बैठा हुआ था। शायद कोई औरत थी। सिर पर घूंघट, पुरानी साड़ी थी, पर साड़ी का रंग अंधेरे में पता नहीं चल रहा था। उन्होंने पहले नजरअंदाज किया, पर उनसे रहा नहीं गया और फिर से उनका उस औरत की तरफ ध्यान गया। वो बिल्कुल सुध-बुध खोकर स्थिर बैठी थी, गर्दन नीचे झुकी हुई। सुनीता ताई को लगा कि अपनी सोसाइटी की कोई होगी। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वहां कुछ तो गलत था। वो औरत हिल नहीं रही थी, सांस भी ले रही है या नहीं पता नहीं चल रहा था। बस बैठी थी किसी पुतले की तरह। सुनीता ताई ने नजर घुमाई, सामने देखा, फिर मुड़कर पीछे देखा और तब उन्हें दिखा कि उस औरत का हाथ, उसका हाथ धीरे धीरे आगे आ रहा था, कुर्सी के आर्म रेस्ट पर रखा हुआ हाथ, और वो हाथ धीरे धीरे सरक रहा था उनकी तरफ। 1 कुर्सी, 2 कुर्सियां, तीसरी, चौथी। पहले तो उन्हें लगा कि उन्हें कुछ वहम हो रहा है, फिर एकदम से बर्फ जैसा ठंडा कुछ सुनीता ताई की कलाई को छुआ। उन्होंने नीचे देखा तो उस औरत का हाथ उनके हाथ पर था, लेकिन वो औरत तो 4 कुर्सियां दूर बैठी थी। हाथ का वहां तक पहुंचना मुमकिन ही नहीं था, पर हाथ वहां था, असली था, बर्फ जैसा ठंडा था, और उनकी त्वचा को जो एहसास हो वो भी अजीब था। और तभी उन्होंने उसका चेहरा देखा, पूरा काला चेहरा, और आंखों में जैसे सफेद रंग भर दिया गया हो। गर्दन नीचे झुकी थी, फिर भी उसका चेहरा उनकी तरफ मुड़ा हुआ था। और उसी पल लाइट चली गई। सुनीता ताई लड़खड़ाते हुए उठी। वो पागलों की तरह दौड़ी, कुर्सियां पलटते हुए, अंधेरे में लड़खड़ाते हुए स्टेज की तरफ भागी। और तब उनकी चीख पूरे कैंपस में गूंज उठी। वो बार बार चिल्ला रही थी, वो औरत नहीं है, वो असली नहीं है, वो कोई औरत नहीं है। सोसाइटी वाले घबरा गए, कोई पानी लाया, किसी ने उन्हें पकड़ा, पर वो रुक नहीं रही थी। वो वही बात दोहरा रही थी कि वो औरत नहीं है, वो कोई औरत नहीं है, वो कोई और है। उन्हें शांत किया गया, पानी पिलाया गया। फिर सब शांत होने के बाद उन्होंने पूरी बात बताई। 8-10 लोग मोबाइल टॉर्च लेकर उन पीछे की कुर्सियों की तरफ चले गए, पर कुर्सियां खाली थी। चारों तरफ तलाश की गई। बिल्डिंग का गेट भी बंद था, और ऐसे में अंदर कौन आएगा? बिल्डिंग के हर परिवार से पूछा गया, क्या कोई घूंघट डालकर यहां आया था? क्या कोई वहां बैठा था? पर सबका जवाब नहीं था। अगले 2 दिन तक छानबीन चलती रही, सबसे पूछताछ की गई, पर किसी के भी रिश्तेदार या पहचान वालों में वैसी कोई औरत थी ही नहीं। और उस रात के बाद सबके मन में एक थोड़ा सा डर बैठ गया। उसके अगली सुबह मैंने एक काम किया। उस दिन सुबह मेरी जल्दी आंख खुल गई। सूरज अभी अभी निकला ही था और धुंध अभी पूरी तरह से छटी भी नहीं थी। और तब मैं उठकर अकेले ही बिल्डिंग के पिछले हिस्से की तरफ चला गया। वहां एक बरगद का बहुत बड़ा और पुराना पेड़ था। उसकी टहनियां इतनी फैली हुई थी कि उनके नीचे जैसे एक अलग ही दुनिया बसी थी। सुबह की थोड़ी धूप फैली थी, पर वहां पर गहरा और अंधेरा साया था, ठंडी, गीली और दम घोटने वाली छांव। मैंने पेड़ के नीचे देखा, उसकी जड़ों के पास मिट्टी में कुछ था। 7 छोटे छोटे ढेर जो मिट्टी से बाहर निकले हुए थे। कुछ उभार सा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ दफनाया हो और वो अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। मैं घुटनों के बल बैठ गया। हाथ से पहले ढेर को धीरे से कुरेदा, मिट्टी हटाई तो अंदर से एक मूर्ति निकली। वो मूर्ति काले पत्थर की थी, कोई 1 हाथ जितनी ऊंची, इंसान के आकार की, पर उसका कोई चेहरा नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां से वो एकदम सपाट और चिकनी थी। और वो उल्टी गाड़ी गई थी, मतलब सिर नीचे और पैर ऊपर, मुंह जमीन की तरफ। मैंने वो मूर्ति हाथ में ली। वो बर्फ जैसी ठंडी थी, इतनी ठंडी कि गर्मी की सुबह में भी ऐसा लग रहा था जैसे मैंने मिट्टी नहीं
बल्कि हाथ में बर्फ पकड़ ली हो। फिर मैंने बगल वाला दूसरा ढेर खोदा, वैसी ही मूर्ति निकली, उल्टी, मुंह नीचे की तरफ। फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं, सातों मूर्तियां वैसी ही थी, एक ही सांचे की, एक ही पत्थर की और एक ही तरीके से गाड़ी गई थी, मुंह जमीन में नीचे, एक कतार में, जैसे किसी ने बड़े सुकून और सोच समझकर एक एक करके उन्हें गाड़ा हो। मैं वहां से खड़ा हुआ और उन सातों मूर्तियों को जमीन पर रख दिया। मैं सोचने लगा कि आखिर ये है क्या, कोई मंदिर है या कुछ और। उन सातों मूर्तियों के चेहरे क्यों नहीं है, पर उनकी एक ही दिशा थी, वो उल्टी गाड़ी गई थी, यानी उनके मुंह भले ही चेहरा ना हो लेकिन नीचे की तरफ थे, जमीन में धंसे हुए, मानो वो ऊपर ना देख सके। पर तभी मुझे एक और चीज दिखी। बरगद के तने पर एक टीन की पुरानी तख्ती लगी थी, काली तख्ती, और वक्त के साथ साथ थोड़ी खराब भी हुई थी। उस पर गहराई से कुरिद कर लिखा था, यहां रुकना मत। बस इतना ही, उसके आगे कुछ नहीं था। किसने लिखा था नहीं पता, कब लिखा था यह भी नहीं पता, और किसके लिए लिखा था यह भी नहीं पता। बस एक सीधा, ठंडा और बेजान सा जुमला कि यहां रुकना मत। मुझे वो इतना अजीब लगा कि मैं तुरंत उठकर वहां से बिल्डिंग की तरफ निकल गया। किसी से कुछ कहने का सवाल ही नहीं था, सब वहां पर नए थे, और तब तक वहां किसी से भी मेरी इतनी जान पहचान भी नहीं थी। पर कुछ ही दिनों में एक और वाकया मेरे कानों पर पड़ा। वो वाकया ऐसा था, रात के 12 बजने वाले थे। राजेश म्हात्रे अपना रिक्शा लेकर सोसाइटी की तरफ आ रहा था। उसे आराम से गाड़ी चलाने की आदत थी, वो कभी जल्दबाजी नहीं करता था, और इसलिए वो हमेशा की तरह धीरे धीरे रिक्शा चला रहा था। इंजन की एक जैसी आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। सड़क खाली थी और दोनों तरफ पेड़ों के साए थे। माथेरान की तरफ जाने वाले जंगल की शुरुआत यहीं से होती है। राजेश ठाणे से अभी अभी यहां आया था। वो नया इलाका था, सड़कें नई थी और मोड़ भी नए थे, पर धीरे धीरे आदत हो रही थी। उस रात आखिरी सवारी छोड़कर वो घर की तरफ जा रहा था। आखिरी सवारी एक बूढ़ी औरत की थी, और वो भी कलवा फाटे तक। वो औरत उतर गई, पैसे दिए और चली गई। उसके बाद रिक्शा खाली था। राजेश को पता था कि रिक्शा खाली है, पिछली सीट पर कोई नहीं है। उसने खुद देखा था। अकेले रिक्शा चलाते वक्त इंसान ऐसा करता ही है, निकलते वक्त एक नजर पीछे पलटकर जरूर देखता है। उसका रिक्शा भी खाली था। वो बिल्डिंग की तरफ मुड़ा। सड़क पर एक दाहिना मोड़ था और उसके बाद सीधा गेट दिख जाता था। उसने मोड़ लिया। हेडलाइट की रोशनी में गेट दिखा, और तब उसकी रिक्शा का स्पीड अपने आप कम हो गया। तभी पीछे से आवाज आई, हाँ भैया, यहीं रुकिए। एक औरत की आवाज, बिल्कुल पास से, एकदम सहज, जैसे कोई कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, अरे जरा रुको, यहीं उतरना है मुझे। राजेश ने ब्रेक मारा था या गाड़ी अपने आप रुक गई थी उसे याद नहीं, पर रिक्शा रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। पिछली सीट खाली थी, एकदम खाली। राजेश कुछ पल वैसे ही बैठा रहा। उसने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की। नींद आ गई होगी, वहम हुआ होगा, या फिर शायद लंबे सफर से थकान होगी, पर वो आवाज एकदम असली थी। उसने 10 साल रिक्शा चलाया था। उसे पता था कि वहम कैसा होता है। वहम धुन जैसा होता है, धुंधला सा, जिसका कोई सिरा ना हो। पर यह आवाज वैसी नहीं थी। ये आवाज एकदम साफ सुनाई दी थी। उस आवाज में एक खास लहजा था, जैसे कोई जान पहचान वाले से बात कर रहा हो। राजेश ने फिर एक बार पीछे देखा। रिक्शे का पिछला हिस्सा खाली था, इंजन चालू था और हेडलाइट सड़क पर थी। उसने जल्दी से रिक्शा आगे भगा दी, गेट खोला और अंदर आ गया, और जल्दी से अपनी पास की चाबी से दरवाजा खोला। पत्नी सो रही थी, बेटी भी सो रही थी। उसने पानी पिया और बिस्तर पर बैठ गया।
पर उस रात उसे नींद नहीं आई। रात भर उसके दिमाग में वही आवाज गूंजती रही। हाँ भैया, बस यहीं रुकिए। अगले दिन राजेश थोड़ा थका हुआ लग रहा था। तीसरे दिन उसे बुखार चढ़ गया, बदन टूट रहा था। ये कोई मामूली बात नहीं थी। उसे खुद पता था कि इतने सालों में कभी उसे ऐसा अचानक बुखार नहीं आया था। पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ है, कहीं चोट लग गई है क्या? लेकिन उसने कहा कि कुछ नहीं हुआ है, और उसने उस रात के बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। पर तीसरी रात जब बुखार नहीं उतरा, तब उसने अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। वो बस सुनती रह गई। रात के 12 बज चुके थे और उनका घर जंगल की तरफ मुंह किए हुए था। राजेश की पत्नी ने तुरंत खिड़की बंद कर दी और अगले दिन यह खबर पूरी बिल्डिंग में फैल गई। यहां आने के बाद से यह दूसरी घटना थी। पहला किस्सा, वो घूंघट वाली औरत। तब लोगों ने मन में यह सोचा था कि वो घटना वहम होगी, सुनीता ताई को कुछ वहम हुआ होगा। अंधेरे में ऐसे वहम हो जाते हैं। लेकिन अब यह दूसरा किस्सा था और राजेश को सब जानते थे। वो शांत रहने वाला इंसान था। उसने कुछ बताया है, मतलब उस रात जरूर कुछ हुआ होगा। उसके बाद और भी लोगों ने अपने अपने कुछ अजीब से अनुभव बताने शुरू किए। किसी ने बताया कि रात बेरात उन्हें सीढ़ियां चढ़ने की या फिर नीचे चलने की आवाजें आती है, पर उठकर देखो तो कुछ नहीं होता, सब शांत रहता है। कभी रात को जंगल से सींटियां सुनाई देती है तो कभी कुछ। और उस दिन के बाद बिल्डिंग की जो खिड़कियां जो कि जंगल की तरफ थी, वो रात को बंद होने लगी। उन पर पर्दे चढ़ाए गए। रात को टहलना बंद हो गया, छत पर जाना बंद हो गया। लोग घरों में दुबकने लगे, दरवाजे जल्दी बंद होने लगे। पर उससे भी अजीब एक चीज हुई थी। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था कि वो औरत कौन थी और वो बिल्डिंग के पास क्या कर रही थी। आखिरकार एक दिन मैंने बिल्डर को फोन किया, उसे यहां हो रही घटनाओं के बारे में बताया और मैंने उसे उस जगह के बारे में भी बताया जहां मुझे वो 7 पत्थर मिले थे और जहां लिखा था कि यहां रुकना मत। पर बिल्डर कुछ नहीं बोला, वो इसे बस अंधविश्वास कहकर टालता रहा। अब मैं भी ऐसी चीजें पहली बार देख रहा था या सुन रहा था, इसलिए इस पर क्या करूं कुछ पता ही नहीं था। पर काम की भागदौड़ में एक एक दिन बीतता चला गया। ऐसे ही एक रात मैं देर से घर आया। वकालत का काम निपटाकर फाइलें गाड़ी में रखकर मैं बिल्डिंग के गेट के अंदर घुसा। गेट पार करते वक्त मैं एक पल के लिए रुका और मैंने जंगल की तरफ देखा। वही बरगद का पेड़ था, उसके नीचे अंधेरा था, बाकी कुछ नहीं। मैं वहां से नजर हटाकर बिल्डिंग की तरफ गया। मैं सीढ़ियां चढ़ने लगा, तीसरी मंजिल पर गया। घंटी बजाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैंने फिर से बेल बजाई, फिर भी सन्नाटा। लगा कि पत्नी सो गई होगी या फिर थकी होगी। मैंने जेब से चाबी निकाली, दरवाजा खोला और घर के अंदर चला गया। हॉल खाली था, किचन में अंधेरा था। बेडरूम का दरवाजा आधा बंद था और अंदर से थोड़ी रोशनी आ रही थी, मतलब बेडरूम की लाइट चालू थी। लगा कि पत्नी जाग रही है, शायद मेरी आवाज नहीं गई होगी, इसलिए मैंने दरवाजा जो थोड़ा खुला था उसे पूरा खोल दिया। मेरी पत्नी साइली वो खिड़की के सामने खड़ी थी और खिड़की पूरी तरह खुली थी। साइली तब बाहर देख रही थी, नीचे बिल्डिंग के कैंपस की तरफ या फिर जंगल की दिशा में, ये नहीं पता, पर उसका ध्यान कहीं दूर था। मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे दिखा कि वो सिर्फ बाहर नहीं देख रही, बल्कि वो हंस भी रही है और उसकी वो हंसी अलग थी। अब इतने सालों में मैंने अपनी पत्नी को कई बार हंसते देखा था, खुशी में, मजाक में, कभी शर्माते हुए, पर यह हंसी वैसी नहीं थी। यह हंसी ऐसी थी जैसे कोई इंसान किसी पुराने दोस्त से बात करते हुए हंसता है। जान पहचान वाली हंसी, अपनेपन वाली, अंदरूनी हंसी। पर उसी पल उसकी हंसी बेजान भी थी। वो हम इंसानों की तरह जिंदा नहीं थी, पर वो ऐसी थी जैसे वो किसी से बात कर रही हो। नीचे कोई था, नीचे अंधेरे में। मैंने उसे आवाज दी,
साइली। फिर भी वो हंसती रही या मेरी आवाज सुनी ही नहीं थी। साइली। फिर से कोई जवाब नहीं, जैसे वो वहां थी ही नहीं। अरे किससे बात कर रही है? क्या देख रही है नीचे? कल तक तो खिड़की के पास जाने से भी डर रही थी। तभी मैं उसके पास चला गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। वो हंसते हंसते अचानक रुक गई और उस पल मैंने उसका चेहरा देखा और उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ गई थी। पूरी सफेद नहीं पर थोड़ी थी, जैसे कोई बहुत गहरी नींद में अपनी आंखें खोलता है। वो देख तो रही थी पर वो नजर जिंदा नहीं थी। मैं धीरे से एक कदम पीछे हटा। साहिली, तेरी आंखों को। और वो जोर से चिल्लाई, चुप बैठ। वो आवाज उसकी थी पर उसमें कुछ तो गायब था जो हमेशा होता है। वो पहचान, वो अपनापन। चुप बैठ, यहां मुझ पर आवाज नहीं करना। मैं धीरे धीरे पीछे हटा, पैर लड़खड़ाए। मैं कुछ नहीं बोला। दरवाजा तक पहुंचा। दरवाजा धीरे से बाहर से बंद कर दिया। हॉल में आया और वहीं बैठ गया। डर के मारे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने मोबाइल निकाला तब मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने झट से एक पड़ोसी को फोन किया और उन्हें कहा कि जरा मेरे घर आइए, साइले को देखिए, उसे कुछ हो रहा है। और वो लोग आ गए बस 3 मिनट में। वो 3-4 लोग थे और वो एक साथ आए थे। सबने बेडरूम का दरवाजा खोला। देखा तो साइली बेड पर सो रही थी, आराम से चादर ओढ़े हुए। तकिया भी ठीक था और वो गहरी नींद में लग रही थी। और तब खिड़की बंद थी। बेडरूम का दरवाजा खुला रखकर हम 4-5 लोग वही हॉल में बैठे रहे करीबन 30 मिनट तक। और तब तक साइली की कोई हलचल नहीं हुई। और तब मैंने उन्हें बताया था कि मैंने क्या देखा था। आखिरकार वो चले गए और मैं वही हॉल में सो गया। सुबह मैंने साइली से पूछा भी, तब वो बोली कि मैं तो रात में 9-9:30 बजे ही खाना खाकर सो गई थी। रात को तो मैं उठी ही नहीं। मैंने उसे बताया भी कि तुम रात को खिड़की के पास खड़ी थी, बाहर देख रही थी, किसी से बात कर रही थी, हंस रही थी। तब उसने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं। मैंने उससे बताया भी कि तुम्हारी आंखें। तब उसने पूछा क्या हुआ मेरी आंखों को। फिर मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि साइली के चेहरे पर मैंने फिक्र देखी, असली फिक्र। वो झूठ नहीं बोल रही थी। उसे सचमुच कुछ भी याद नहीं था। रात को क्या हुआ था उसे कुछ पता नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे कुछ बताऊं और वो डर जाए। इसलिए मैंने उस बात को जाने दिया। और तब मैं सोचने लगा कि रात को खिड़की के पास जो खड़ी थी वो कौन थी। थी तो साइली ही, पर अंदर कौन था और नीचे अंधेरे में वो किसके साथ हंस रही थी। उस दिन शाम को मैं बिल्डिंग के पीछे गया। बरगद के पेड़ के पास जाकर मैं दूर खड़ा रहा। मैंने उस तख्ती को देखा, वो अभी भी वैसे ही थी। यहां रुकना मत। अक्षर पुराने थे पर गहराई से कुरेदे हुए, जैसे किसी ने बड़ी मेहनत से, बड़े पक्के इरादे से उसे कुरेदा हो। किसने कुरेदा, क्यों कुरेदा और किसके लिए? मैं सीधा उधर देखते हुए खड़ा रहा। मिट्टी से निकाले हुए वो पत्थर भी वैसे ही थे। फिर एक बार मैंने जंगल की तरफ देखा। जंगल शांत था, आसपास सब शांत था, लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। न जाने मन में क्या क्या सवाल उठ रहे थे। लेकिन इन सब में सबसे डरावना हिस्सा अब था। हमारे यहां बार बार कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। इसलिए आखिरकार हमने सोसाइटी में वॉचमैन रखने का फैसला किया। उसके लिए एक केबिन बनवा लिया ताकि उसे जंगली जानवरों का डर न लगे। वॉचमैन को वहां आए हुए लगभग 15-20 दिन हुए थे। वो फरवरी का महीना था, 11 फरवरी। रात के शायद 12 बज रहे थे। अगले दिन रविवार था, इसलिए सोसाइटी के लोग जमा हुए थे। और वो दिन मुझे इसलिए भी याद है क्योंकि अगले दिन मेरा जन्मदिन था। हम कुछ लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, कल का प्लान बना रहे थे। और कुछ देर बाद सब अपने अपने घर चले गए। बिल्डिंग हमेशा की तरह शांत हो गई, लेकिन मैं और 3-4 लोग वहीं नीचे रुके थे। अब वॉचमैन था तो डरने की कोई बात ही नहीं थी। हमारे बीच वो रिक्शा वाला भी था।
जो अचानक बीमार पड़ गया था, पर अब वो ठीक था। हमने यूं ही सोचा कि नया वॉचमैन आया है, चलो उसे देखते हैं, देखे तो सही कि नया आदमी है और वो कैसा काम करता है। हमने कैंपस का एक चक्कर लगा दिया। हम पांचों बिल्डिंग के कैंपस में घूमे और फिर पीछे की तरफ गए। वहां का गेट चेक किया, बिल्डिंग का पिछला हिस्सा चेक किया, फिर वॉचमैन के केबिन के पास चले गए। केबिन बिल्डिंग के मेन गेट के पास था, छोटा सा लोहे का। अंदर एक कुर्सी थी, एक छोटी मेज और एक टॉर्च थी। वॉचमैन अंदर ही था। वो कोई 50 साल का आदमी था, सांवला सा, बदन पर नीली पुरानी यूनिफॉर्म और मोटा स्वेटर। वो अंदर कुर्सी पर बैठा था और उसकी आंखें थोड़ी लाल थी। हमें वहां जाते ही किसी चीज की गंध आ गई, शायद शराब की। मैंने गुस्से से उसे बाहर बुलाया, वॉचमैन बाहर आओ। वो आदमी उठा, थोड़ा लड़खड़ाते हुए उठा और वैसे ही बाहर आकर खड़ा हो गया। ये क्या है, तुम ड्यूटी पर शराब पीते हो? मैं झल्लाया और वो आदमी सिर झुकाकर खड़ा रहा। तभी दूसरा आदमी बोला, अरे वॉचमैन शराब पीता है, इसका क्या मतलब है? तुम्हारे सुपरवाइजर को बताया क्या? और तब वो बोला, क्या साहब? तब कोई और बोला, बोलो बोलो क्या बोलना है? तब उसने धीमे से कहा, क्या करूं साहब, पीनी पड़ती है। मैं फिर से झल्लाया, क्यों, घर वालों ने छोड़ दिया या बीवी छोड़कर चली गई? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? वॉचमैन चुप रहा। अबे जल्दी बोल, नहीं तो अभी कभी यहां से निकल जा। और फिर उसने सामने इशारा करते हुए कहा, साहब वो पेड़ है ना बरगद का, वो, और उसके नीचे वो पत्थर, उसके पीछे। और वो फिर से चुप हो गया। पीछे क्या? ओ पीछे उधर एक औरत खड़ी होती है। उस बात को सुन हम सब एक दूसरे को देखने लगे। औरत? कौन औरत? पता नहीं साहब, पर होती है रात को, कभी 1 बजे, कभी 2, तो कभी 3 बजे। ठीक है, लेकिन क्या करती है? कुछ नहीं साहब, बस मेरी तरफ देखती रहती है और हंसती है। तब मैंने राजेश की तरफ देखा। देखती रहती है क्या मतलब? क्या वो तुम्हारे सामने आती है? नहीं साहब, दूर रहती है, उस पेड़ के पार, जंगल की तरफ। तो इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? वो बस मेरी तरफ देखती है। अरे मतलब क्या है, इसमें डरने वाली क्या बात है? वॉचमैन फिर रुका और फिर बोला, उसकी पीठ मेरी तरफ होती है। हम पांचों एकदम शांत हो गए। क्या मतलब? तब वॉचमैन ने अपनी थूक निकली और एक सांस लेते हुए कहा, साहब वो जंगल की तरफ मुंह करके खड़ी होती है, मतलब मेरी तरफ उसकी पीठ होती है, पर वो मेरी तरफ देखती है और हंसती है। एक पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला। मुंह जंगल की तरफ है तो वो तुम्हारी तरफ कैसे देखती है? वॉचमैन ने तब सिर झुकाकर कहा, गर्दन घुमाती है साहब, उसका धड़ जंगल की तरफ होता है, पर गर्दन मेरी तरफ होती है पूरी तरह, और वो देखती है और हंसती है। हंसते वक्त उसकी आंखें और अजीब दाग दिखते हैं। उसके बाद हम पांचों काफी देर तक कुछ नहीं बोले। फिर आनंद ने धीरे से पूछा, तुमने उसे टोका नहीं? टोका साहब, पहली बार टोका था। पूछा, कौन हो, क्या काम है? पर वो बोलती नहीं, बस देखती रहती है। फिर एक बार मैं थोड़ा उसके पास गया, तो फिर पास गया तो वो चली गई। मतलब मेरे वहां जाने तक तो वो वहीं थी, पर जैसे मैं आगे गया वो वहां नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं कि वो भाग गई, बस नहीं थी। और तब मैंने उसे पूछा, कितनी बार दिखी? पिछले 2 हफ्तों में 3-4 बार साहब। और तब मोरे बोला, तो हिम्मत करनी चाहिए ना,
डर किस बात का? देख रही होगी तो देखने दो। वॉचमैन सिर उठाकर उसकी तरफ देखता रहा और वो फिर बोला, साहब, इंसान पीठ पीछे खड़ा होकर कभी मेरी तरफ देख सकता है क्या? गर्दन कितनी घूमेगी किसी की, 90 डिग्री, 100 डिग्री, पर वो पूरी घुमा लेती है, धड़ जंगल की तरफ और चेहरा मेरी तरफ, सीधा मेरी तरफ। ऐसा कोई नहीं देखता साहब, ऐसा कोई देख ही नहीं सकता। और तब हम सब चुप हो गए, वहां से चले गए। हम सबके मन में शायद कई सवाल उठने लगे थे। वो रात मुझे आज भी याद है। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी। रात के 2 बजे मुझे लगा कि खिड़की से बाहर देखूं, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। दिमाग में वॉचमैन की वही बात घूम रही थी। आंखें बंद करने पर भी वॉचमैन के शब्द सुनाई दे रहे थे कि वो पूरी गर्दन घुमा लेती है, उसका धड़ जंगल की तरफ होता है और चेहरा मेरी तरफ, सीधा मेरी तरफ। अगले दिन मैंने फिर बिल्डर को फोन किया, उससे मिलने का तय किया। हम वहां सारे रहने वाले इकट्ठा हो गए और सवाल एक ही था कि इस जमीन पर पहले क्या था। बहुत पूछताछ की तब पता चला कि उस जगह पर बहुत पुराना कब्रिस्तान था। वो जमीन इतनी बंजर थी कि वहां खेती भी नहीं की जाती थी और इसी वजह से वो जगह कम कीमत पर खरीद कर उस पर बिल्डिंग बनाई गई थी। लेकिन बिल्डर का कहना था कि उसने उस जगह की पूजा वगैरह सब कुछ किया था, उस जगह की शांति भी करवाई थी। पर हमें जो अनुभव हुआ वो तो सच था। उसे सोसाइटी में रहने वाला कोई भी नकार नहीं सकता था, मैं भी नहीं। उसके कुछ महीनों बाद मैंने दूसरी जगह अपने रहने का इंतजाम कर लिया और उस जगह को छोड़कर दूर चला गया। फिर एक ब्रोकर के माध्यम से घर को साल भर बाद बेच भी दिया, पर वापस कभी उस जगह नहीं गया। तो दोस्तों, ये था मेरा अनुभव और ये थी घटनाएं जो हमारे साथ, हमारी सोसाइटी के लोगों के साथ हुई थी। तो आपको ये घटनाएं, ये किस्से कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइए। और ये कहानी, ये किस्से अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर कर दे। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नई कहानी के साथ, नई घटनाओं के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभ रात्रि।